हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा की स्पेशल सीरीज वन डे वन कॉन्सेप्ट फॉर 72nd बीपीएससी। दोस्तों, 72nd बीपीएससी के लिए बजट और इकोनॉमी ऐसा एरिया है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू लगातार पूछे जाते हैं। और इस सीरीज का जो हमने चलाया है, इसका सिंपल गोल है हर दिन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कि एग्जाम में कन्फ्यूजन जीरो हो जाए। आज के वन डे वन कॉन्सेप्ट फॉर 72nd बीपीएससी लेक्चर में हम बजट एंड इकोनॉमी की सबसे इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे, जिसका एक हिस्सा हमने सुबह कल वाले वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आप बिगिनर हो तो ये क्लास फाउंडेशन बनाएगी, अगर आप एडवांस हो तो ये क्लास बेस्ट रिवीजन रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं राजस्व व्यय की। दोस्तों, ऐसा खर्च जिससे कोई नई संपत्ति नहीं बनती है उसे राजस्व व्यय कहते हैं। मान लीजिए आप अपनी इनकम से खाना खाते हो, बिजली का बिल देते हो, मोबाइल रिचार्ज करते हो, क्या इनसे कोई प्रॉपर्टी बनती है? तो नहीं। इस टाइप का सरकारी खर्चा जो होता है वो राजस्व व्यय कहा जाता है। यानी राजस्व व्यय वह सरकारी खर्चा होता है जिससे कोई नई संपत्ति नहीं बनती है। जैसे सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन दिया जाता है, जो पेंशन दिया जाता है या ब्याज भुगतान की जाती है सब्सिडी। तो आपको ध्यान रखना है कि सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट ये सारे जो होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी राजस्व व्यय। तो राजस्व व्यय वो सारे व्यय होंगे जिससे कोई संपत्ति नहीं बनेगी। अब बात करते हैं पूंजीगत व्यय की। पूंजीगत व्यय जो होता है वो राजस्व व्यय का अपोजिट होता है। इस ऐसा खर्च ये होता है जिसमें भविष्य में लाभ देने वाली संपत्ति बनती है। अगर आप घर बनाते हो, शॉप ओपन करते हो, तो ये फ्यूचर इनकम आती है और यही होता है पूंजीगत व्यय। तो सरकार के अकॉर्डिंग होगा कि सड़क, रेल लाइन, बांध, स्कूल, जो अस्पताल वगैरह होते हैं, तो एसेट बनेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो ध्यान रखना कि अगर एसेट बन रहा है तब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और एसेट अगर नहीं बन रहा है तब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अब बात करते हैं बजट आकार के बारे में। किसी एक वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल खर्च जितना होता है वही उसका बजट आकार होता है। बजट साइज बड़ा होगा तो ज़्यादा स्कीम होंगी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं राजस्व घाटा की। इसमें जो राजस्व व्यय होता है वो राजस्व प्राप्तियों से ज़्यादा होता है। यानी आपका जितना खर्चा है, जितना आपकी आमदनी है उससे ज़्यादा अगर आप खर्चा कर रहे हो तो आपको घाटा ही होगा। तो वही है ये। यानी ये दिखाता है कि सरकार दैनिक खर्चे के लिए भी उधार ले रही है। अब बात करते हैं प्रभावी राजस्व घाटा की। ये होता है जब रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल ग्रांट को घटाते हैं। तो ध्यान रहे कि राजस्व घाटा में से जब पूंजीगत अनुदान घटाया जाता है तब प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। ये वास्तविक घाटे को दर्शाता है। अब बात करते हैं राजकोषीय घाटे की, यानी फिजिकल डेफिसिट की। ये 72nd बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना। सरकार का कुल खर्च माइनस उधार ले छोड़कर कुल प्राप्तियां। सरकार को कितना पैसा उधार लेना पड़ेगा वही होता है उसका राजकोषीय घाटा। अब बात करते हैं प्राथमिक घाटे की, यानी प्राइमरी डेफिसिट की। राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटाया जाता है तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। करंट गवर्नमेंट का एक्चुअल फाइनेंशियल बर्डन जितना होता है वही होता है प्राइमरी डेफिसिट। तो ध्यान रहे, लो प्राइमरी डेफिसिट बराबर गुड गवर्नेंस। अगर हाई प्राइमरी डेफिसिट होता है तो वो बैड गवर्नेंस मानी जाती है। अब बात करते हैं बाजार उधारी की, यानी मार्केट बोरोइंग की। मार्केट बोरोइंग का मतलब होता है सरकार द्वारा बाजार से लिया गया कर्ज। यानी सरकार द्वारा बॉन्ड और प्रतिभूतियों के माध्यम से लिया गया ऋण बाजार उधारी कहा जाता है। वो गवर्नमेंट बॉन्ड के रूप में होता है, ट्रेजरी बिल्स के रूप में हो सकता है। फिजिकल डेफिसिट कवर करने का मेन सोर्स होता है बाजार उधारी। अब बात करते हैं सार्वजनिक ऋण, यानी पब्लिक डेप्थ की। पब्लिक डेप्थ का मतलब होता है सरकार पर अब तक का कुल बकाया ऋण। मतलब आज का लोन बराबर कल के टैक्स पेयर का बोझ, क्योंकि जो आज लोन होगा वो टैक्स पेयर का बोझ होगा, वो टैक्स से ही कवर किया जाएगा। अब बात करते हैं ऋण जीडीपी अनुपात की, यानी डेप्ट टू जीडीपी रेशियो। अगर सरकारी ऋण में जीडीपी से भाग दिया जाता है तो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो प्राप्त होता है, यानी देश की लॉन्ग टर्म रिपेमेंट कैपेसिटी। हाई रेशियो बराबर फाइनेंशियल रिस्क। तो अगर रेशियो हाई मिल होता है गवर्नमेंट डेप्ट से जीडीपी को भाग देने में, तो फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा होगा। ये दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता का संकेतक है। अब बात करते हैं राजकोषीय समेकन की, यानी फिजिकल कंसोलिडेशन की। घाटे और ऋण को कंट्रोल में लाने की प्रोसेस होती है।
राजकोषीय समेकन। मेथड ये है कि खर्चा कम करके किया जा सकता है, इनकम बढ़ा के और डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से। अब बात करते हैं FRBM एक्ट 2003 की। इसका फुल फॉर्म होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो ध्यान रहे, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसका ऑब्जेक्टिव है फिजिकल डिसिप्लिन और डेप्ट कंट्रोल करना है, यानी राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए बनाया गया कानून। इसको ध्यान रखना कि ये स्टैटिक और करंट दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है FRBM एक्ट, तो आपको इसको डिटेल में पढ़ लेना है। अब बात करते हैं रोलिंग टारगेट की, यानी रोलिंग लक्ष्य। मीडियम टर्म फिजिकल टारगेट को जो हर साल रिवाइज होते रहते हैं, यानी मध्यम अवधि के राजकोषीय लक्ष्य फ्लेक्सिबल प्लानिंग टूल लिए होते हैं। अब बात करते हैं रेपो रेट की। बैंक पैसा कहाँ से लेते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक से। और RBI जिस रेट पर बैंक को लोन देता है वो होता है रेपो रेट। अगर रेपो रेट हाई होता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है, और अगर रेपो रेट कम होता है तो ग्रोथ बूस्ट होता है। मतलब अगर रेपो रेट बढ़ता है तो महंगाई नियंत्रण, और घटता है तो आर्थिक वृद्धि। ध्यान रखना आपको। फिर आता है रिवर्स रेपो रेट। RBI जिस रेट पर बैंक से पैसे लेता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। मतलब जिस रेट पर बैंक को पैसे देता है वो रेपो रेट, और जिस रेट पर लेता है वो रिवर्स रेपो रेट। और ये लिक्विडिटी कंट्रोल का पावरफुल टूल होता है रिवर्स रेपो रेट, आपको ध्यान रखना है, यानी तरलता नियंत्रण का साधन। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की। समय के साथ प्राइस का लगातार बढ़ना, यानी जब समय के साथ वस्तुओं के दामों में लगातार वृद्धि होती रहती है जिससे क्रय शक्ति घटती है, यानी परचेजिंग पावर घट जाती है, उसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। अब बात करते हैं नॉमिनल GDP ग्रोथ की, यानी नामात्र की GDP वृद्धि की। ये वास्तविक GDP ग्रोथ में जब इन्फ्लेशन को ऐड कर दिया जाता है तब मिलता है। तो आपको ध्यान रहे कि नॉमिनल जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होगा वही होगा रियल GDP ग्रोथ। यानी ध्यान रहे कि जब रियल GDP ग्रोथ में इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं तब हमें प्राप्त होता है नॉमिनल GDP ग्रोथ। अब बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश की। गवर्नमेंट का PSU के शेयर बेचना, यानी सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर को बेचना, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट, और फिजिकल डेफिसिट कम करने का मेथड होता है विनिवेश। अब बात करते हैं दीर्घकालीन पूंजी लाभ की, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। ये लॉन्ग टाइम बाद एसेट बेचने पर प्रॉफिट जो मिलता है, यानी लंबे समय बाद किसी अवधि को किसी संपत्ति को बेचने पर हुआ लाभ, और इस पर कर लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल हो गया लैंड, शेयर्स, म्यूचुअल फंड। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं इन पर टैक्स लगता है। दोस्तों ये था 1 Day 1 कॉन्सेप्ट फॉर 72nd BPSC, जिसमें हमने बजट एंड इकोनॉमिक का कोर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से एग्जाम लेवल तक कवर किया। अगर आप इस सीरीज को डेली फॉलो करते हो तो 72nd BPSC से रिलेटेड आपका जो भी टॉपिक है वो आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और हम इस सीरीज में PYQ को सॉल्व कराते हैं, PYQ से टर्म उठाते हैं और उसका सॉल्व कराते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके दोस्त और स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम जिस PDF से आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों इस 1 Day 1 कॉन्सेप्ट जो सीरीज है इसमें हम ओनली PYQ BPSC के जो भी PYQ है उनको सॉल्व कराएंगे और वहीं से कॉन्सेप्ट उठाएंगे। और चूंकि अभी बजट से रिलेटेड बातें चल रही हैं, आज कल हमारा बजट पेश हुआ है, तो इसलिए इससे संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजी थे, क्योंकि एग्जाम में आते रहते हैं, तो उसको हमने अच्छे से कवर किया है। आप हमारा दोनों वीडियोस आज और कल वाले देख लेंगे तो आपका अच्छे से सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएंगे। और बाकी आपको कुछ भी डाउट लगा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और भी आपको कुछ समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।